कुछ लोग चांद को उचक कर छूने की कोशिश करते हैं। चांद उन पर मुस्कुराता है। वो लोग बमुश्किल चांद की चांदनी की कुछ डोरे ही अपने हाथों में थाम पाते हैं और औंधे मुंह जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ लोग बहुत साहसी होते हैं जो अपने सपनों के रॉकेट को बहुत ऊंचा उड़ाते हैं और उसी रॉकेट पर बैठकर चांद के पार भी जाते हैं। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो युवा हैं, चोरहा गांव से हैं, रामेश जी हैं। तो रामेश जी, आपका हमारे शो द इमर्जिंग लीडर्स ऑफ जिला पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राघवन जी। सबसे पहले बात करते हैं आपकी शिक्षा पर। देखिए एकेडमिक शिक्षा कितनी है आपकी और कहाँ से की है, ये बताइएगा। देखिए राघवन जी, जैसा कि मैंने बीटेक किया है, टेक्निकल हूँ मैं, और बीटेक मैं 2015 का पास आउट हूँ। मैंने मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक किया है, गाजियाबाद से, RKGIT, जो 5 नंबर भट्टा मतलब बोलते थे उस जगह का नाम। बहुत मजदूर रहते थे वहाँ पे, तो मैंने देखा मजदूरों का दर्द। जब मैं पूछता था, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था उस समय मैं मतलब कैंपस के बाहर घूमता था, तो मैं पूछता था, जो बर्ड थे, बुंदेली बर्ड थे, तो मैं, भाई आप कहाँ से हो? मैं एक सवाल बीच में टोकूंगा मैं आपको। आपने कहा मैंने इंजीनियरिंग की है या बीटेक किया है, तो हमारे एक दर्शक हैं अनूप जी, जिन्होंने आपसे एक सवाल पूछा है। उनका कहना है कि अगर आपको पॉलिटिक्स में ही आना था, राजनीति ही करनी थी, तो फिर इंजीनियरिंग क्यों किया आपने? देखिए एजुकेशन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे मैं इंजीनियरिंग की तो मैं उस टेक्निकल तरीके से सोशल वर्क तो कर सकता हूँ ना। अब मैं BA करता हूँ, बीटेक में डिफरेंस होगा। यदि एक बंदा बीटेक, एक बंदा BA, यदि BA वाला यदि पॉलिटिक्स में आता है तो वो अलग तरीके से राजनीति करेगा, और बीटेक वाला आता है वो अलग तरीके से राजनीति करेगा। जैसे कि मैंने चीज़ें टेक्निकल देखी हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है हर चीज़। जैसे कि अब कोई भी डेवलपमेंट करना है, कुछ भी करना है, जैसे कोई पुल बनना है, पुल बनने के लिए कितनी लागत आनी चाहिए, कैसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो मुझे उस चीज़ का आइडिया है। अब कोई जेई मुझे बोलेगा कि आप नेता हो, आपका इतना पेमेंट हो गया, तो मैं कहूँगा कैसे पेमेंट हो गया, किस टाइप की बीम डाली आपने, रंग बीम डाली, कैसे बीम डाली, मुझे उस चीज़ का नॉलेज है टेक्निकली। तो अनूप जी ने अपने सवाल में एक और सवाल जोड़ा था। उनका कहना था कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिक्स में आपको ज़्यादा स्कोप दिख रहा हो, इस वजह से आप स्विच कर गए? बात स्कोप की नहीं थी राघवन जी। मेरा एक्चुअली सोशल वर्क करने का मतलब जुनून था बचपन से। सोशल वर्क करने का बचपन से जुनून था। सोशल वर्क के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होनी चाहिए। अब प्लेटफॉर्म की ज़रूरत क्या है? सोशल वर्क आप कैसे कर सकते हो? या तो आप इकोनॉमिकली मजबूत हो, या फिर आपके लिए कुछ आपका बैकग्राउंड हो। मेरा कोई बैकग्राउंड तो था नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूँ, राजनेता बन जाऊँ, राजनेता बन के कुछ समाज सेवा कर सकूँ। बात कर रहे थे आप अपने कॉलेज के समय की, उस समय बुंदेली लोगों की चर्चा कर रहे थे आप, दोबारा उस पर आते हैं, आप अपनी बात पूरी करिएगा। तो मैं वहाँ कॉलेज कैंपस जैसे मैं घूमता था, लोगों से पूछता था, मेरी आदत थी, मेरे यहाँ का कोई बंदा वहाँ मिल जाता था तो मुझे अंदर से बड़ा महसूस गर्व होता था, गर्व, और अंदर से हर्ट भी मतलब बहुत होता था। कितना पलायन हो रहा लोगों का। मैं एकदम सोच रहा था कैंपस के बाहर बैठ के क्यों ना मैं घर जाके ऐसा कुछ रोज़गार पैदा कर दूं वहाँ के लोगों को, कि अब रोज़गार पैदा कैसे कर सकता हूँ कि मैं कुछ लायक हो जाऊँ। और लायक मैं तब कब होऊंगा जब मेरा प्लेटफॉर्म अच्छा होगा। तो रीज़न मेरा वही है, मतलब वहाँ से आने का मेरा रीज़न यही है। अच्छा, वहाँ से मतलब आपका कहना है कि राजनीति में मैं इस वजह से आया कि मुझे अपने लोगों का पलायन नहीं देखा गया। मुझे पलायन नहीं देखा गया। मैं मतलब अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ, मैं छोटी राजनीति करने नहीं आया हूँ कि मैं यहाँ जिला पंचायत सदस्य बन जाऊँगा तो मैं बैठ जाऊँगा, नहीं। मेरा एक सपना है। अब बुंदेलखंड का 400 करोड़ का रेवेन्यू है, वही खनन में, क्यों ना 400 करोड़ का रेवेन्यू बुंदेलखंड में ही खर्च हो। बुंदेलखंड में खर्च होगा। आज जैसे हाईवे हो रहा है, मतलब 4 लाइन चल रही है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन रहा, तो कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है रोज़गार। वहाँ हाईवे होंगे, यहाँ पेट्रोल पंप खुलेंगे, तो वही चीज़ है कि 400 करोड़ का रेवेन्यू है जो, तो बुंदेलखंड में ही रहे। तो मैं एक तो बुंदेलखंड का डिवाइडेशन करना चाहता हूँ यूपी से, मेरा मकसद ये है। अगर मेरा एक और सवाल है, क्या आप राजनीति में ना होकर या राजनीति में ना, तो क्या आप समाज सेवा नहीं कर सकते थे या लोगों का पलायन? देखिए मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं राजनीति नहीं ज्वाइन करता, मैं जॉब करता, 40,000 50,000 रुपये कमाता,
वो अपना मेरी फैमिली हो जाती, मैं उसी में खर्च करता रहता। लोगों को दर्द महसूस नहीं समझ सकता था ना मैं, क्योंकि यहाँ लोग रहते हैं बुंदेलखंड में, कैसे लोग रहते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों की हेल्प कर सकता था। अब मैं सोशल वर्क करने के लिए मुझे कुछ प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। वो क्या प्लेटफॉर्म? राजनीति, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आया, मेरा प्लेटफॉर्म बनेगा, मैं सोशल वर्क कर सकूँगा अपना। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप वहाँ से यहाँ आए, तो मैं बीच में ही आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ शो पर हमारे मौजूद रहे। चर्चा करते हैं आपके एकेडमिक शिक्षा के दौरान क्या किन्हीं कामों की जिम्मेदारी या नेतृत्व किसी चीज़ का आपने अपने हाथों में लिया है? किस चीज़ का? देखिए, एकेडमिक चीज़ में नेतृत्व, जैसे मैं इंजीनियरिंग लाइन में था, एक मुझे प्रोजेक्ट मिला था, वो भी कन्वेयर सिस्टम का, ऑटोमेटिक। अब कन्वेयर सिस्टम में क्या होता है, जैसे कोई मास प्रोडक्शन होता है बीटेक में। मास प्रोडक्शन में जैसे कार है, मारुति का कोई भी पार्ट बन रहा, तो उसमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से हमें काम करना होता है। जैसे साइकिल टाइम दे दिया 60 सेकंड में पार्ट बन जाए, तो मुझे एक टारगेट था, मतलब मैन पावर को हैंडल करना। जो मैंने समर ट्रेनिंग की है, तो उसमें मैं कन्वेयर सिस्टम पे था। बात करते हैं आपके पसंदीदा राजनेता की, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के राजनेता हो और फिर क्षेत्रीय स्तर के अगर राजनेता जो आपको पसंद हो, जिन्होंने आपको प्रभावित किया हो, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा हो, तो उसके बारे में भी जिक्र करिएगा। देखिए राघवन जी, मैं राजनीति में बड़ा ही शौकीन रहा हूँ बचपन से। जब मैं शायद क्लास शौक इस वजह से कि जो राजनीति में लोग होते हैं उनके पीछे पूरा फौज फाटा होता है, उनकी रिस्पेक्ट होती है, एक रुतबा होता है, इस वजह से? नहीं, राजनीति में ये शौक नहीं थी कि मैं रुतबा हूँ। मैं तो एक आम नागरिक हूँ और मैं जनता का सेवक हूँ, और जनता की सेवा करने के लिए मैं आया हूँ। मुझे लोग कहते हैं भाई आप लोग आपके जो विरोधी हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं। मैंने कहा भाई मैं 2 व्हीलर से घूम सकता हूँ, प्रचार करूँगा, मैं 4 व्हीलर से प्रचार करूँ, पैदल भी प्रचार कर सकता हूँ। मुझे शौक नहीं है, किसी भी चीज़ का शौक नहीं है, रियल बताऊँ। धनाढ़ लोगों के बीच में, क्या पहले से जमाए स्तंभों के बीच में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, और क्या कोई ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं कमज़ोर हूँ मैं इन लोगों से? देखिए, मेरे साथ जनता का साथ है, युवाओं का साथ है, और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी युवा टीम चुनाव लड़ रही है, मेरी जनता चुनाव लड़ रही है, तो मैं क्यों पीछे हूँगा? मैं कभी नहीं देखता कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, वो करोड़ों रुपए खर्च करेगा, मैं 10,000 रुपये खर्च करूँगा, मैं कभी नहीं सोचता। मैं अपने काम में हूँ कंटिन्यूअस, लगातार, और अपनी ईमानदारी से। एक इंग्लिश में कहावत है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छा गुण है। तो ईमानदारी से मैं काम करूँगा, तो आज मैं जिला पंचायत सदस्य क्या, आगे मैं सांसद बनने तक की ताकत रखता हूँ इस क्षेत्र में। आपने बात कही जन सेवक की कि मैं जनसेवक हूँ। बहुत से लोग होते हैं जनसेवा में आते हैं, चुनाव में कूद पड़ते हैं, चुनाव के पहले जनता के पांव पूछते हैं, उसके बाद जनता उनके दरवाजे तक, उनकी दहलीज तक जाती है, प्रार्थना करती है, मिन्नतें करती है कि हमसे एक बार मिल लीजिए, अपने दर्शन दे दीजिए। फिर भी वो लोग गुम हो जाते हैं, ना क्षेत्र में नज़र आते हैं, ना अपने घर के दरवाजे खोलकर उन गरीबों को अंदर आके भी खुद मिलते नहीं हैं, उनकी समस्या नहीं सुनते हैं। तो क्या हम भी ऐसा देखेंगे, ऐसा मान लें कि आप भी जीतने के बाद हवा हो जाएंगे? देखिए राघवन जी, 5 उंगली एक सी नहीं होती, एक बड़ी है, छोटी है। अब मुझे आप उस राजनेताओं से कंपेरिजन करेंगे तो आप वैसा ही पाएंगे। अब 5 उंगली बराबर तो है नहीं। मैं मान, जैसा कि अब कोई भी राजनेता है, ऐसा नहीं कि सब राजनेता ऐसे घूम के जो आप बता रहे हैं वैसा करते हो, नहीं। जैसे आप बाबूजी को देख लो, बाबूजी कल्याण सिंह जी को देख लो, उन्होंने कितनी मेहनत की। अब मायावती जी को देख लो, कितना स्ट्रिक्ट शासन चलाया। तो हर नेता एक जैसे नहीं होते। और आप रही बात मेरी, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं राजनीति में आया हूँ कुछ करने के लिए आया हूँ। मैं अपना फोकस जलवा दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं समाज के साथ चलूँगा, समाज के साथ रहूँगा। सुई फिर से पुराने सवाल पर घूमती है। एक राष्ट्रीय या जो राष्ट्रीय स्तर के नेता आपको पसंद हो, जो क्षेत्रीय स्तर के नेता आपको पसंद हो, उनका भी जिक्र करिएगा। देखिए राघवन जी, मैं बचपन से एक तो हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, इसका बहुत बड़ा पसंद थी मेरे, मतलब तीनों सब्जेक्ट अच्छे पसंद थे मुझे। और राजनीति, जहाँ मैं बहुत छोटा था, शायद मुझे क्लास 4 या 5 में पढ़ता था मैं, तब राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई थी बाबूजी कल्याण सिंह जी ने। तो एक बार वो सरीला आए थे, तो ट्रैक्टरों से जाते थे, ट्रैक्टर ट्रॉली भर के। तो मैं इतना शौकीन था
तो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बैठ जाता था। मुझे बाबूजी को देखने के लिए मतलब इतना मन करता था मेरा, ठीक है। और अब क्यों पसंद है बाबूजी? पहली बात क्योंकि उनका शासन था। सुना है, मैंने देखा भी है, मुझे इतना अनुभव है कि उनका शासन गुंडा, मवाली, चोर, डकैत मतलब सब लोग शांति से रहते थे और जनता का शासन था। कुछ सीख आपने उनसे ली हो? देखिए, बाबूजी से तो मैंने बहुत सीख ली है। अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। हमेशा बाबूजी ने एक बार और बोला था कि आरक्षण थप्पड़ मार के छीन लो। मैं आरक्षण का सपोर्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम बहुत पिछड़े वर्ग के हैं। हम यदि हमें कुछ मिलेगा नहीं तो हम और पिछड़ जाएंगे। अब जैसे कि बाबूजी ने तो हमेशा यही कहा कि आप अच्छे रास्ते पर चलिए और अनुशासन से चलिए। अनुशासन बहुत सिखाया उन्होंने। जब भूतकाल में आप जाते हैं, पिछले ज़माने की कुछ यादें आपके मन में ताज़ा होती हैं, तो ऐसी यादें जो आप हमेशा दोहराते हो, याद करते हो, जब भी आंखें अगर आप मीचते हो तो वो यादें अपने आप ही आपके जहन में गूंज जाती हों, और उसके साथ कुछ ऐसी यादें जो आपको साहस देती हैं। देखिए राघवन जी, मैं बाल मंदिर से पढ़ा हूँ। हाई स्कूल मैंने बाल मंदिर राठ से किया है, इंटर मैंने बाल मंदिर राठ से किया है। तो मैं बहुत सीधा था, बचपन में बहुत ही सीधा था मैं। राजनीति में इंटरेस्ट तो था, लेकिन मैं वहाँ सांसद बनते थे, सांसद से फिर बनता था प्रधानमंत्री। तो मैं इतना शासन व्यवहार मेरा अच्छा था, कुशल था। लोग कहते थे कितना शांत प्रिय है, टीचर कहते थे कितना शांत प्रिय बच्चा है। तो वहाँ की एक यादें हैं। एक टीचर ने, नाम भूल गया मुझे, मतलब सर का, पूछा कि आप क्लास 7th में था कि मिली जुली सरकार किसे कहते हैं। क्योंकि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट था, मुझे पता था कि बहुमत से यदि कोई पार्टी बहुमत ना छू पाए, यदि दूसरी पार्टी समर्थन कर दे तो मिली जुली सरकार हो गई। तो सभी को खड़ा करते गए जो इंटेलिजेंट थे। हम तो मिडल में बैठते थे, कभी आगे बैठे नहीं, क्योंकि बहुत सीधे साधे थे हमसे स्टार्ट। तो सर क्लास में मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे है कि, तो टीचर ने बोला आप राजनेता बनोगे एक समय पे। इतनी बचपन अच्छा, भविष्यवाणी पहले से बोल दी कि आप राजनेता बनोगे। तो वो मेरी बचपन की यादें अभी मैं मतलब आँख मीच के सोचता हूँ तो मतलब सर की बात याद आ जाती है। शायद उनका आशीर्वाद लग जाए। बात करते हैं मुद्दों की। आपके मुद्दे कौन कौन से, किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, अब छोटी जैसे अब जिला पंचायत का मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो उसमें तो वही मुद्दे हैं। 2 वर्ड हैं, एक क्वांटिटी होता है, क्वालिटी होता है। क्वालिटी गुणवत्ता, क्वांटिटी मात्रा। अब जैसे कि मैं तो कहता हूँ क्वालिटी की ज़रूरत है। ये जैसे एजुकेशन में है, क्वालिटी की ज़रूरत होनी चाहिए। जैसे कि अब गवर्नमेंट स्कूल पे स्कूल खोल रही है, अब उसमें क्वालिटी नहीं है तो क्या मतलब स्कूल खोलने का। तो मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि एजुकेशन में क्वालिटी लाऊंगा। अब वो क्वालिटी कैसे लाऊंगा? अब जैसे क्लास 1 से 5 तक स्कूल है तो उसमें कम से कम 5 टीचर की आवश्यकता है, एक लैपटॉप की आवश्यकता है, कंप्यूटर की आवश्यकता है शिक्षा के लिए। बिना कंप्यूटर के बिना शिक्षा अधूरी है, बिना इंग्लिश के शिक्षा अधूरी है। अब सरकार ने क्या किया, दो टीचर रख दिए, 5 तक स्कूल है। वो एक टीचर कभी किसी में व्यस्त, अभी चुनाव आ रहे तो चुनाव में लगा दिया उसको बेचारे को। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मुझे जितना मैं सोचता हूँ कि मैं जितना कर सकता हूँ कि वहाँ अपने गांव में एक लैपटॉप रखवाऊँगा, खेल का मैदान करवाऊँगा। अपने गांव में स्टार्टिंग अपने गांव से होगी। हाँ। अब जैसे मैं सांसद विधायक तो हूँ नहीं, जिला पंचायत सदस्य हूँ, क्या जितना काम आएगा उतना ही तो कर सकता हूँ। जिस गांव में ज़रूरत होगी, नीड होगी, जैसे 3 गाँव के बीच में एक लैपटॉप करवा दिया, 4 गाँव के बीच में, 1 गाँव के बीच में, जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ ज़रूरत है। और फिर गाँव नहीं, जैसे अब मैं बेलगां की बात करूँ, बेलगां डांडा की कितना पिछड़ा इलाका है, वहाँ तो मुझे लगवाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ के बच्चे तो पढ़े। मेरे गाँव तो मेन रोड का गाँव है, जाके रात पढ़ सकते और नहीं पढ़ सकते, वहाँ खेती भी सही नहीं है। तो जहाँ गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जैसे लोगों की आवश्यकता होगी मैं वैसे काम करूँगा। शिक्षा के अलावा एक मुद्दा शिक्षा हो गया आपका। शिक्षा हो गया। अब दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क हो गया, नाली हो गया, पानी हो गया। अब
गांव का रोड मैप तो तैयार कर दिया, जैसे कि कोई विकास हो रहा, जैसे सड़क डल रही, अब सड़क डल तो रही, डलवा दी नेताओं ने, और उन्हें ये पता नहीं कि पानी का निकास कहाँ होगा। तो विथ पहले वो सॉल्यूशन के साथ, ऐसे काम नहीं करना है, बस सॉल्यूशन के साथ। अब ये रोड डल रहा, मेरा गांव का पानी पूरा भर रहा है, अब बताओ रोड क्यों डल रहा? सोचा तो होगा नाला कहाँ से बनेगा, क्या करना है। तो जो नक्शा होता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वो काम होगा। तो आपका कहना है कि शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे आप और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देंगे, और भी कोई मुद्दे छूट रहे हो अगर कुछ और भी आपकी लिस्ट मुद्दे में तो हो? राघवन जी बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं एक ही मुद्दे बात करते हैं। जो शुरुआत में आपने चर्चा की पलायन की, तो अगर रामेद जी, अगर जनता रामेद जी का रास्ते लग करती है, तो रामेद जी पलायन कैसे रोक पाएंगे? जिला पंचायत सदस्य के रूप में उनका क्या योगदान रहेगा? देखिए, रही बात पलायन की, तो पलायन के लिए मैं एक तो ज्ञापन दूंगा सांसद जी को, जिलाध्यक्ष जी को, कि क्यों ना संसद में बात रखें कि क्यों ना बुंदेलखंड में एक इंडस्ट्रियल हब बनाए। लोग वही कहेंगे जो अभी दर्शक देख रहे हैं, कहीं ज्ञापन तो कई सारे दिए जाते हैं, उनका असर नहीं होता है। तो रामेद जी किस तरीके से, ठीक है, जितना मुझे ठोस मेरा तरीका ये है कि बड़े लेवल से नहीं होगा तो मेरे से कैसे होगा। जैसा कि अब मैं जिस लायक हूँगा, प्लेटफॉर्म मेरा छोटा है, तो मैं छोटे हिसाब से काम करूँगा। जैसे कि अब गांव में लोगों को जागरूक करूँगा, जैसे मोमबत्ती की फैक्ट्री डलती है, अगरबत्ती की फैक्ट्री डलती है, छोटे लेवल पे काम होता है, पत्ता डोनल बना सकते हैं लोग, तो उनको जागरूक करूँगा, दिखाऊँगा भाई 30,000 रुपये की मशीन खरीद लो, आप एक दुकान रख लो, एक परचून की दुकान रख लो, उसमें रोजगार कैसे होगा। बाहर जाने से अच्छा आप 8,000 रुपये कमा रहे हो, तो मैं 10,000 रुपये कमा के आप गाँव में लोगों को जागरूक करूँगा कि आप ऐसे काम कर सकते हो। और मैं बड़े लेवल पर आ जाऊँगा तो फिर बात, मैं इंडस्ट्रियल हब की बात करूँगा, इंडस्ट्री डलवाऊँगा यहाँ पे। बात करते हैं संदेश की, खासतौर पे अभी आप जो युवा वोटर आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? देखिए, युवाओं के लिए तो एक बहुत सुनहरा मौका है। अब आप बोलोगे क्यों सुनहरा मौका है? कि मेरी युवा टीम में मैं उभरता हुआ चेहरा हूँ, सब मतलब सभी लोग, जो टीम है युवाओं की, यदि युवा आगे आएगा, पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो वो अपनी बात समाज के लिए रख सकता है, अधिकारियों से बात कर सकता है। और युवाओं में जुनून, जोश, ताकत, मजबूती, बहुत बड़ी क्षमता है युवाओं में। युवा वोटरों के लिए रामेद जी का खास संदेश क्या? आखिर अगर युवा रामेद जी को चुने तो क्यों चुने? देखिए राघवन जी, अब युवा है, एक तो मैं युवा हूँ, तो युवा एक लगाव होता है लोगों का, वो मेरे से सुख दुख की बात कर सकते हैं। जो बड़े लीडर हैं उनसे बात परमिशन लेनी पड़ेगी उन लोगों से। मैं तो एक आम नागरिक हूँ, जनता के साथ रहता हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ के चलो भाई, तो मैं आपके साथ चला जाऊँगा। किसी जो भी मजबूरी होगी लोगों की, मैं उनका सॉल्यूशन दूंगा, उनके साथ तन मन धन से तैयार हूँ उनके साथ जाने के लिए। ये तकिया कलाम बहुत फेमस है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप किस तरीके से जमाने को, क्या जमाना आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, देख पा रहे हैं आप, या जन समर्थन अभी से? देखिए, पता नहीं मेरे अंदर क्या है, मैं अपने आप में तारीफ तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जो शैली है, मेरा जो नेचर है सीधापन का, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा। मेरे साथ सब युवा टीम तो है ही, मेरे साथ बुजुर्ग, महिलाएं, बहनें, सब जनता, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, 50,000 मतदाता इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो मेरी रोहतक क्षेत्र में 50,000 मतदाता हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जीतने के बाद आप सब हो, मैं नहीं हूँ नेता, आप नेता हो। अगर रामेद जी, फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ दोबारा से मैं, कि रामेद जी कुर्सी पर बैठते हैं, जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, अगर जीतते हैं, तो महिलाओं के लिए या बच्चियों की शिक्षा के लिए क्या कदम होंगे आपके? देखिए, महिलाओं के लिए घर पे क्यों ना रोजगार के बहुत सारे ऑप्शन है महिलाओं के लिए। मैं जो सोच रहा हूँ, क्यों ना सिलाई केंद्र शिक्षा दी जाए, सिलाई मतलब बच्चियों को सिलाई सिखाई जाए, और एजुकेशन में क्यों ना स्पोर्ट के, अब आप देखिए चंद्रवती वर्मा जी हैं, उनसे कुछ सीख लीजिए, स्पोर्ट में कितनी आगे चलेंगी।
जो मैं ये नहीं, मैं डायरेक्शन दूंगा जिस चीज़ में जिसका इंटरेस्ट हो। किसी को स्पोर्ट में जाना है, स्पोर्ट में जाए, किसी को एजुकेशन लाइन में, शिक्षा में जाना है, शिक्षा में जाए, किसी को पॉलिटिक्स में जाना है, पॉलिटिक्स में जाए, किसी को रोजगार बिजनेस लाइन में जाना है, बिजनेस लाइन में जाए। सब ऑप्शन जितना मेरे से बनेगा। मैं आपसे बड़े बड़े वादे नहीं करूँगा झूठे कि नहीं मैं ये करवाऊँगा, वो करवाऊँगा, ये करवाऊँगा, नहीं। अब रही बात महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए तो घर पे ब्यूटी पार्लर का भी काम डाल सकती हैं, सिलाई का भी काम डाल सकती हैं। मैं उनको, जो गरीब हैं, दलित हैं, उनको मैं सिलाई प्रोवाइड करा सकता हूँ, उनको सिलाई सिखा भी सकता हूँ, ट्रेनिंग दे सकता हूँ, इतना काम कर सकता हूँ उनके लिए। जिला अगर बात करें जिला पंचायत सदस्यों की, जिला पंचायत अध्यक्ष की, तो उनके अंडर में चाहे अगर कोई व्यक्ति मत्स्य पालन करना चाहे, पशुपालन करना चाहे, गांव का विकास हो, पानी, बिजली, तमाम ये चीज़ें आती हैं जिन पर इनका फोकस होता है। तो गांव की अगर मैं कहूँ कि गांव के सभी लोगों की आय का कोई अलग से स्रोत हो या आय कैसे बढ़े, तो इस तरफ रामित जी का फोकस किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से रामित जी गांव की आय बढ़ाने के लिए काम करेंगे? देखिए, मैं गांव में बढ़ाऊँ तो मैं गांव का पलायन कभी नहीं सोचूंगा। लोग कहते हैं कि आप रात में रही में रह लो, क्यों रह लें? हम गांव में फैसिलिटी होगी, गांव में क्यों नहीं रहेंगे? गांव में जीवन यापन नहीं कर सकते? गांव में बिजली होगी, सड़क होगी, पानी होगी, हर सुविधा होगी शहर जैसी। गांव स्मार्ट गांव बनाऊंगा मैं अपने क्या पूरे क्षेत्र का। लोगों को पलायन रोकूंगा। वो कैसे? अब घर पे ही रह के आप पशुपालन कर लो, दूध डेयरी खोल लो, उनके लिए लोन दिलवा दूंगा। लोग कहते हैं नहीं, मैंने कई लोगों को रोका है कि आप गांव में, कई लोगों को मैंने सजेशन दिया कि भाई साहब बोलते हैं भाई साहब जॉब, मैंने कहा जॉब घर पे जॉब है। मैं जितनी कोशिश करूँगा 50,000 1 लाख मेरे से लो, जीतने के बाद अभी आप जितना मैं लायक हूँ उतना कर सकता हूँ, उनकी हेल्प, उनको सजेशन कर सकता हूँ कि आप खेती करो, आप सब्जी उगाओ, फल बेचो, घर पे, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं। रामित जी किताबों के पन्ने कभी पलटते हैं? हाँ, पलटता हूँ। कोई किताब जो आपको पसंदीदा हो, कोई लेखक जो आपको बहुत पसंद हो, जो हमारे दर्शकों को आप सुझाना चाहें कि इस लेखक को पढ़ें, इन किताबों को पढ़ें? देखिए, जब मैं स्वामी जी के बारे में मैंने बहुत सुना था, तो आज के 4 साल पहले मैंने स्वामी जी की किताब पढ़ी थी। तो मैं तो कहूँगा समाज जो ज़्यादा तो कुछ नहीं, एक बार स्वामी जी को ज़रूर पढ़ लें, तो तरीका आ जाएगा कि हमें जीवन यापन कैसे करना है, संघर्ष की ज़िंदगी कैसे जीनी है। रामित जी का जिलाध्यक्ष चुनने, मान लो अगर जब जीतते हैं तो आपका जिलाध्यक्ष चुनने का पैमाना क्या रहेगा? क्या देखेंगे या आपका जिलाध्यक्ष कैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सोचूंगा धनाढ्य लोगों को जिलाध्यक्ष नहीं चुनूंगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, धनाढ्य लोगों को जिलाध्यक्ष नहीं चुनूंगा। जो मेरे युवा साथी हैं, मेरे मिलने वाले हैं, मतलब मैं जिनसे विश्वास कर सकता हूँ कि विकास करेंगे, मैं उन्हीं को जिलाध्यक्ष चुनूंगा। तो क्या रामित जी जिलाध्यक्ष चुनने के साथ, जिलाध्यक्ष को अपना मत देने के साथ उनसे मोटी रकम, या एक बड़ी सी सूटकेस लेना पसंद करेंगे? जब मैं समाज सेवा करने आया हूँ राघवेंद्र जी, तो ये बात तो मैंने दिमाग में सोची भी नहीं है। समाज सेवा का क्या मतलब? मेरी ज़िंदगी, मतलब मेरी लाइफ अभी बहुत बड़ी है। अब मैं 28 ईयर का हुआ हूँ। 28 साल के बाद मैं 70 साल भी जिया हूँ, तो अभी मेरी ज़िंदगी अभी बहुत ज़्यादा है। तो मैं राजनीति में आया हूँ, समाज सेवा करने आया हूँ, पैसे कमाने नहीं आया हूँ। मान लीजिए अगर जनता इस बार आपको मत नहीं देती है, या जनता किसी तरीके से कुछ करके अगर मत आपके पक्ष में नहीं होते हैं, तो क्या जनता आपको इसी क्षेत्र में देखेगी या फिर से पहुंच जाएंगे दिल्ली? नहीं, मैं समाज सेवा करने के लिए आया हूँ, समाज सेवा ही करूँगा। मुझे विश्वास है कि जनता मेरे पक्ष में होगी, और जनता का मत है क्या होता है, लेकिन मैं जनता के साथ जुड़ा रहूँगा, चाहे मैं इलेक्शन जीतूँ या हारूँ। जितना भविष्य में राजनीति में आप अपने आप को किस सीढ़ी पर देखेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेरा मोटो है वो मेरा पूरा बुंदेलखंड का मोटो है। अब मैं एक तो जिला पंचायत सदस्य से बहुत छोटा पद होता है, तो मैं तो एक बड़ी राजनीति करने आया हूँ ना, छोटी राजनीति तो आया नहीं। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मोटो है मेरा। जो मठाधीश यहाँ बैठे हैं, जब बात हुई युवाओं की, तो क्या बुजुर्ग जो होते हैं, जैसे मोदी जी ने बुजुर्गों को रिटायर कर दिया है, अपनी कैबिनेट की बात करें या उनके साथियों की बात करें, तो आपका मत क्या है इस बारे में? क्या आप भी
चाहते हैं कि जो बुजुर्ग है वो राजनीति से रिटायरमेंट ले लें, रिटायर्ड हो जाए? देखिए, आपने बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन किया है। बुजुर्गों के लिए देखो, बुजुर्गों का सम्मान भी ज़रूरी है। बुजुर्गों से हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। अब मैं कहूँ, जैसे मेरे बाबा हैं घर पे, मैं कहूँ कि आप मालकी छोड़ दें, नहीं, क्यों छोड़ दें? उनकी संपत्ति है। लेकिन मैं ज़रूर सलाह, मतलब यदि जैसे अब राजनीति की बात रही कि बुजुर्ग जैसे विधायक है, तो उनको युवाओं को भी चांस देना चाहिए। और जैसे आजकल आप देखते हैं आए दिन धरने होते हैं, आए दिन ज्ञापन दिए जाते हैं, आए दिन समस्याओं के बारे में जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाता है। अगर आप जिला पंचायत सदस्य बन गए, उसके बाद भी अगर आपके स्तर का काम नहीं है, बड़े स्तर का काम है, फिर भी काम अगर वो नहीं निपटता है, तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी होगी जनता की समस्याओं को सुलझाने की? क्या तरीका अपनाएंगे आप जनप्रतिनिधियों से काम निकलवाने का? जैसे कि जिलाध्यक्ष है, मैं आपको एक बात और बता दूं, पिछले दिनों हमारे सुपर हरचंद फौजी जी आए थे। उन्होंने कहा था कि चाहे वो बिजली विभाग के अधिकारी हो, चाहे जल निगम के हों, अगर किसानों को समय पर बिजली पानी नहीं मिलता है तो उन्हें खंबे से मतलब टांग दूंगा मैं। उन्होंने ये कहा है, उनकी ये स्ट्रेटजी, ये तरीका है। उन्होंने धरना प्रदर्शन की बात कही है, तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाएंगे, क्या तरीका होगा आपका? देखिए, सबसे पहले तो उनसे जाके मिलेंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्यों बिजली नहीं आ रही, वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। अब सॉल्यूशन क्या होगा, वो हमें आश्वासन देंगे। उस आश्वासन तो हम वो सुन लेंगे कि भाई 3 दिन में 5 दिन में बिजली नहीं आएगी। अब नहीं आएगी तब का सॉल्यूशन क्या है? तब का सॉल्यूशन ये है कि हम अपने माध्यम से स्ट्राइक जाके खम्भे में लटकाएंगे। नहीं, मैं नहीं कर सकता ये काम, सबका तरीका अलग अलग है। हाँ, स्ट्राइक करेंगे, उनके बारे में शांतिप्रिय तरीके से उनको समझाएंगे, सत्ता पे जोर देंगे, जो कानून करेगा। कानून के खिलाफ नहीं जाऊंगा मैं, कानून के हिसाब से ही काम करूंगा। पुनः आपकी ज़िंदगी के वो टुकड़े जो आप हमसे, हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें। वैसे खास कुछ यादें जो आपसे जुड़ी हो, बचपन की वो यादें जो आपको साहस देती हो। पुनः ये सवाल दोहरा रहा हूँ मैं। देखिए, कुछ भी एक ऐसा पल जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। साहस तो मेरी माँ ने बहुत दिया, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली थी। मैं उतना पैसे वाले घर से हूँ नहीं, मैं एक किसान का बेटा हूँ। और सर, मेरी माँ ने ही मतलब मुझे सिखाया कि साहस कैसे होता है, कैसे हमें पढ़ाया, मतलब बड़ी मेहनत करके। किसानी में होता क्या है, क्योंकि इंजीनियरिंग करना, 10 लाख रुपए लगाना किसी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनका, अपनी माँ और पिताजी से साहस उनसे सीखा है मैंने कि कैसे ज़िंदगी जी जाती, कैसे मतलब लोगों को और अपनी ज़िंदगी कैसे बताई जा सकती है। पुनः कोई संदेश जो आप वोटरों को देना चाहें, सभी वोटरों को, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो। मैं माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवाओं, अपने छोटे साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप धनाढ्य लोगों को मत चुनें, पैसे वाले लोगों को मत चुनें, बाहरी लोगों को, दिखावा वाले लोगों को मत चुनें। जो साधारण आदमी, व्यक्ति, मुझे मत चुनिए, जो आपको साधारण दिखे। और साधारण का मतलब ये है कि आपकी जनता के बीच में रहे, आपकी बात सुने और आपके कंधे से कंधा मिलाकर चले। आज हमारे साथ युवा नेता रामेद जी मौजूद थे। कल हमारे शो में दुष्यंत जी ओडेरा आने वाले हैं। तो आपके जो सवाल हैं, आप जो उन पर सवाल दागना चाहते हैं, वो हम तक पहुंचाइए। हम अपने थ्रू आपके सवाल दागेंगे। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 93 24 23 76 93 पर आप हमें जो भी सवाल आपके हैं दुष्यंत जी के लिए वो भेज सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है, और हमारे शो से, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।